देखो भाई, आ जाओ। तो ये रीडिंग है, एक बार इसको अगर चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ लेना। पॉज करके, एक ये स्लाइड है, इसको भी चाहो तो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखते हैं आगे। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये नीचे वाले शब्द ढक गए हैं। देखो, एविडेंस सजेस्ट्स दैट। बेटा, एविडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबूत। सबूत जो है वो ये सजेस्ट करता है। सजेस्ट, अब देखो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बना दो, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई। दैट आपका कंजंक्शन है। लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है। हैज व्हाट, तो हैज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स। कहा गया है कि एविडेंस ऐसा दिखाते हैं कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके जो रियल वर्ल्ड में बेनिफिट्स हैं, यानी कि जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, अगर आप लॉजिकली सोच पाते हैं, अगर आप लॉजिक की वैल्यू को समझ पाते हैं, तो उसका फ़ायदा सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं होता है या सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होता है। उसके जो रियल वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में भी, प्रैक्टिकल दुनिया में भी उसके फायदे होते हैं। इसी पे बेस्ड ये पैसेज है। ठीक है, स्टडीज हैव फाउंड। स्टडीज यानी कि जितनी भी रिसर्च हुई है, हैव फाउंड उन्होंने पाया है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, फाउंड। आगे दैट कंजंक्शन है। उन्होंने पाया है दैट कि इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें होता है, तो विथ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रॉन्गर रीजनिंग स्किल्स। स्ट्रॉन्गर यानी कि बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत। तो इंडिविजुअल्स विथ स्ट्रॉन्गर रीजनिंग स्किल्स, मेक आपकी वर्ब है, बेटर एवरीडे डिसीजंस। स्टडीज ने ऐसा पाया है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास में अच्छे रीजनिंग स्किल्स होते हैं, वह बेहतर डिसीजंस लेते हैं। और एवरीडे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एवरीडे का मतलब होता है दैनिक। जब एवरीडे को जोड़ के लिखते हैं तो एडजेक्टिव होता है दैनिक, और एवरीडे को अलग अलग लिखते हैं तो ये एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है रोजाना, कोई काम जो हम डेली करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कर पाते हैं। तो देखो, क्योंकि स्टडीज हैव फाउंड दैट, इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट है, दैट के बाद में नई क्लॉज का, तो वो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आ गई मेक। तो जैसे यहाँ पे प्लूरल वर्ब मेक आई है, तो एक और प्लूरल वर्ब आ गई परफॉर्म। कॉमा से जोड़ रखा है ना दो वर्ब को। परफॉर्म करते हैं क्या, बेटर एकेडमिकली, यानी कि जो उनके स्कूल्स होते हैं, स्कूल लेवल पर भी वो और बेहतर परफॉर्म करते हैं। एंड, एंड कंजंक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब मेक, परफॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो इज एम आर आर है, तो आर भी तो फर्स्ट फॉर्म वाला ही काम करती है। एंड आर, आर क्या है, लेस डैश टू कॉमन कॉग्निटिव बायसेस। और वो लेस डैश होते हैं, लेस डैश क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, इम्यून होते हैं। देखो, आर वर्ब है, लेस आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आप कहोगे सर एडजेक्टिव चाहिए। ये जो एक्सपोज है ना बेटा, ये तो वर्ब होती है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि लेस इम्यून होते हैं, यानी कि इम्यून कम होते हैं, इसका मतलब है कि ये बात होगी नेगेटिव। ये बात कैसी हो गई, नेगेटिव। आप सिंपल एक बात समझो, अगर आपके पास में अच्छे स्किल्स हैं, देखो यहां पे एक पॉजिटिव बात कही कि अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है, तो एंड के बाद भी कैसी बात कहोगे आप, पॉजिटिव। भैया लॉजिकल स्किल्स अगर आपके पास में, तो आप अच्छा काम करोगे। लेस इम्यून कर दिया टू कॉमन कॉग्निटिव बायसेस, यानी कि इनकी इम्यूनिटी नहीं होती है। इम्यूनिटी कम होने का मतलब है कुछ खराब होना, और खराब होने का सेंस हमें नहीं देना, इसीलिए लेस इम्यून नहीं लगा सकते बेटा, गलत हो जाएगा। आगे, लेस सुपाइन भी नहीं बोल सकते। ये एक वर्ड है आपके सामने, प्रोन। बेटा प्रोन का मतलब होता है इंक्लाइंड होना, किसी चीज की तरफ झुकाव होना। और ऐसे लोग लेस इंक्लाइंड होते हैं, मतलब कम इंक्लाइंड होते हैं किस चीज की तरफ, कॉमन कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू माइंड एक तरीके से। जो कॉग्निटिव बायसेस हैं, जैसे आज की दुनिया में बहुत सारे बायस हैं, लोग अपने मतलब शुरुआत से ही कुछ सोच के बैठे होते हैं कि ऐसा है मतलब ऐसा है, बस वही चीज उनके अंदर कम होती है। सच एज, जैसे कि जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सच एज एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है जंपिंग, और किस चीज पे जंप कर रहे हैं, कंक्लूजन्स पे। या फिर मिस जजिंग प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटी को मिस जज कर लेना। ऐसे बायस बहुत सारे लोगों में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जंप कर जाएंगे, कंक्लूजन पर पहुंच गए जी। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बिना सोचे समझे जो प्रोबेबिलिटीज है ना, उनको मिस कैलकुलेट कर लेंगे, मिस जज कर लेंगे।
पॉसिबिलिटी कितनी थी और किसी ने समझ कितनी ली। देखो आगे, इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया, ओवरफ्लोइंग विथ ओपिनियंस, इन अ वर्ल्ड विच इज ओवरफ्लोइंग, विच इज ओवरफ्लोइंग को रिड्यूस करके क्या बना देते हैं हम, पार्टिसिपल बना देते हैं यहाँ पे, है ना, पूरी क्लॉज को पार्टिसिपल में। एक दुनिया जो कि ओवरफ्लो हो रही है ओपिनियंस के साथ में, हेडलाइंस के साथ में, एंड इंस्टेंट रिएक्शंस के साथ में। आप देखते होगे ना हर जगह ओपिनियंस आपको हर तरीके के मिल जाएंगे। आपको कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है तो चैट जीपीटी पे डाल दो, वो ओपिनियन दे देगी। हेडलाइंस आपको नई नई रोज दिखेंगी, इंस्टेंट रिएक्शंस दिखेंगे, कोई बात हो जाए 1 मिनट में वायरल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसी दुनिया में द एबिलिटी टू थिंक, सोचने की जो क्षमता है, और थिंक हाउ, थिंक लॉजिकली, ये आपका एडवर्ब है। तो द एबिलिटी सब्जेक्ट है, 2+V1 आ रखा है, एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए इन्फिनेटिव लगा रखा है। टू थिंक हाउ, लॉजिकली उसके लिए एडवर्ब है। क्योंकि एबिलिटी सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आ रखी है, हैज बिकम, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो सोचने की, लॉजिकली सोचने की जो क्षमता है, यह बन चुकी है नॉट जस्ट यूजफुल, ये सिर्फ यूजफुल नहीं है, बट एसेंशियल, ये तो मैंडेटरी बन चुकी है, ये तो जरूरी बन चुकी है। लॉजिकली सोचने की जरूरत सिर्फ आपको इसलिए नहीं है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं तो आप दुनिया में बहुत पिछड़ जाओगे। आप कभी भी जो बाकी के लोग हैं उनके बराबर में नहीं टिक पाओगे। इफ यू कैन थिंक लॉजिकली, यू कैन चेंज द वर्ल्ड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज, मतलब एवरीथिंग, अगर आप लॉजिकली सोचते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे, लॉजिक, लॉजिक जिसको डिफाइन किया जाता है, विच इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। लॉजिक को डिफाइन किया जाता है, लॉजिक विच इज डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया जाता है एज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग एंड द लॉज ऑफ थॉट। ये जो लॉजिक है, इसको देखो, विच इज डिफाइंड को रिड्यूस करके पार्टिसिपल डिफाइंड कर दिया है ना। लॉजिक जिसको डिफाइन किया जाता है एक स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग के रूप में और लॉज ऑफ थॉट के रूप में, इज द प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस है किस चीज की, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। लॉजिक है क्या, व्हाट इज लॉजिक, आपको भी लगेगा कि लॉजिक है क्या सर, लॉजिक लॉजिक आप बहुत कर रहे हो, तो व्हाट इज लॉजिक, किस चीज को लॉजिक मानेंगे। तो लॉजिक जिसको बताया जाता है कि स्टडी है करेक्ट रीजनिंग की, या ये लॉ ऑफ थॉट है, ये बेसिकली एक्चुअली में है क्या। सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन निकालने की प्रैक्टिस है, ये कंक्लूजन निकालने की एक काम है। किस चीज से कंक्लूजन निकालना है, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन, एविडेंस उसका ऑब्जेक्ट, इन अ क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे, रेदर देन कंपैरिजन के लिए आता है, डैश ऑन इंपल्स और अजम्पशन। तो अल्टीमेटली व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक ये है, लॉजिक का मतलब होता है कि भैया आप कोई भी कंक्लूजन जब निकालें तो आप एविडेंस का यूज करें और आप सिस्टमेटिक पैटर्न्स निकालें, आप सिस्टमेटिक वे देखें, ना कि आप रिलाई करें किस पे, इंपल्स पे, इंपल्स यानी कि जो तुरंत हमारे अंदर से डिसीजन आता है, या फिर अजम्पशन पे। अब हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, रिलाई आनी चाहिए, रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, है ना, तो सारे ही रिलाई के ऑप्शन हैं। लेकिन अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, देखो, देन से कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन के केस में आपको पता होना चाहिए कि सेम चीज़ों का कंपैरिजन सेम चीज़ों से होता है। हमें कंक्लूजन निकालने, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एविडेंस, एविडेंस से करना है कंक्लूजन, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो रिलाइंग आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिलाइज नहीं होगा, रिलाइड नहीं होगा और रिलाई नहीं होगा। ठीक है, तो रेदर देन रिलाइंग ऑन इंपल्स और अजम्पशन। तो बेशक ऑफन एसोसिएटेड विथ मैथमेटिक्स और फिलॉसफी, कहा गया है कि बेशक इसको अक्सर एसोसिएट किया जाता है मैथमेटिक्स से या फिलॉसफी से। लॉजिकल थिंकिंग इज इन फैक्ट अ लाइफ स्किल, बेशक इसको अक्सर करके, मतलब लॉजिकल जो हमारा एबिलिटी होती है ना, अक्सर करके लोग लॉजिकल स्किल को कहते हैं कि यार कौन सा तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, कौन सी रीजनिंग करनी है, कौन सा तुम्हें एसएससी का पेपर निकालना है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग एन एग्जाम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ लॉजिक, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ। लॉजिक अगर आपके स्ट्रांग है, अगर आप लॉजिकली बहुत अच्छे हैं, आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर जाओगे। इसीलिए जब भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग को जस्ट अगर आप एक सब्जेक्ट देखते हैं कि ये मास्टर पढ़ा रहा है,
इस मास्टर ने 4 चीज़ें पढ़ा दी, मैं उनको याद कर लेता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ फॉर्मूलाज याद करते होंगे। एक ही चीज़ को 5 बार देखो, 7 बार देखो, 8 बार करो, ये है लॉजिक। दिस इजंट लॉजिक। और ये जो लर्निंग का वे है, मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत भोले हैं आप। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही आपकी लॉजिकल एबिलिटी को चेक करते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैथ्स में ये हमसे एरिया क्यों निकलवाते हैं, ये हमसे वॉल्यूम क्यों निकलवाते हैं, सरकारी नौकरी करके हमें किस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारी सरकारी नौकरी में कहाँ काम आने हैं, मे बी आपको लगता हो। बट ये इसीलिए पूछे जाते हैं बिकॉज ये आप जब इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो आप लॉजिकली सोचें। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन यही है, सरकार की एक्सपेक्टेशन यही है, जिसने सिलेबस डिजाइन किया है उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस सिलेबस को पढ़ने में बच्चा लॉजिकली सोचेगा। लेकिन एसएससी के बच्चे ने कसम खा रखी है लॉजिकली ना सोचने की, और एसएससी के मास्टरों ने भी एक हद तक कसम खा रखी है कि लॉजिकल बात नहीं करनी है, हमको एकदम इलॉजिकल बातें करनी है। सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मास्टरों ने भी कसम खा रखी है, फॉर्मूला पे फॉर्मूला, फॉर्मूला पे फॉर्मूला बनाए दे रहे हैं, बनाए दे रहे हैं, बनाए दे रहे हैं, बनाए दे रहे हैं। ये याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए, ये याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए, ये याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए, ये वाली ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए। हम लॉजिक्स को बीट करने के लिए ट्रिक्स का यूज करते हैं। वाह, किस तरीके की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। ये हमें सोचने की और समझने की जरूरत है कि हम जिन सब्जेक्ट्स को हमें लॉजिक से करना चाहिए उनके लिए ट्रिक्स लगाते हैं। देखो ये बहुत आयरनी की बात है। कहा गया है कि दो ऑफन एसोसिएटेड विथ मैथमेटिक्स और फिलोसफी, बेशक इसको अक्सर करके एसोसिएट किया जाता है मैथमेटिक्स और फिलोसफी से, लॉजिकल थिंकिंग इज इन फैक्ट अ लाइफ स्किल। ये तो एक लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल क्या है? वन, एक ऐसा दैट शेप्स, एक चीज जो कि शेप करती है डिसीजंस इन क्लासरूम्स। क्लासरूम में आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। वर्क प्लेस पे आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी पे, लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप्स बड़ी अच्छी चलती हैं लेकिन उनकी खराब चलती हैं। इसलिए खराब चलती हैं बिकॉज दे टेक इलॉजिकल डिसीजंस, दे टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इम्पल्स और फीलिंग्स और सडन रिएक्शंस, नॉट ऑन लॉजिकल थिंकिंग। कई बार हम जल्दी डिसीजन लेने के लिए, जल्दी कुछ करने के लिए ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि लॉजिक पे बेस्ड नहीं होते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम लॉजिकली सोच सकते हैं, दैट्स अ ब्लेसिंग। हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें लॉजिकली सोचना चाहिए। बट द आयरनी इज ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो कि लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो रिलेशनशिप्स में लॉजिकल थिंकिंग का रोल है। सोसाइटी एट लार्ज, अगर हम बड़े लेवल पर सोसाइटी को देखें तो वहां पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग का रोल है। यानी कि लॉजिकल थिंकिंग इतनी सब चीज़ों को प्रभावित करती है, आपके क्लासरूम को, आपके वर्क प्लेस को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी को। और बचा क्या? यानी कि लॉजिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर, फॉर एवरी प्लेस, हर जगह के लिए। आगे, हिस्ट्री सोज, इतिहास हमें दिखाता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, सोज आपकी वर्ब है, दैट के लॉजिक हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज अ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इतिहास हमें यह दिखाता है कि जो लॉजिक है इसको लंबे टाइम से रिगार्ड किया जा रहा है। कैसे? एज अ फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि नींव है किस चीज की? ह्यूमन प्रोग्रेस की। ह्यूमन प्रोग्रेस की अगर कोई नींव है सो दैट्स लॉजिक। बी लॉजिकल यार, है ना। आगे, एंशिएंट फिलोसोफर्स, ये जो एंशिएंट फिलोसोफर्स होते हैं, जैसे कि सच एज आपका प्रेपोजिशन होता है, एग्जांपल देने के लिए आता है, जैसे कि एरिस्टोटल, ये जो अरस्तु हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मुलाइज्ड, इन्होंने फॉर्मुलाइज किया यानी कि एक तरीके से फॉर्मूला टाइप में ले आए रूल्स को बेसिकली लिखना। जैसे पहले भाषा आई, भाषा में सर्टेन पैटर्न्स थे, उन पैटर्न्स को समझा और समझ के जब उनको लिखा गया तो उनको हम बेसिकली कहते हैं कि इनको फॉर्मुलाइज करा जा रहा है। ठीक है, फॉर्मुलाइज किया गया किसको? रूल्स को। किस चीज के रूल्स को? ऑफ रीजनिंग। वाइल, जब बल्कि आगे इनलाइटनमेंट थिंकर्स, इनलाइटनमेंट का मतलब समझते हैं? जिनके दिमाग जले हुए थे, जिनके दिमाग में रोशनी थी, यानी कि जो लोगों को बेसिकली सिखाते थे, लोगों को अवेयर करते थे, जो लोगों को इनलाइटन करते थे, उन थिंकर्स की बात कर रहे हैं। इनलाइटनमेंट थिंकर्स डैश रेशनल थॉट एज द पाथवे टू नॉलेज एंड फ्रीडम। उन्होंने बेसिकली
वाइल कंजंक्शन है, इनलाइटनमेंट थिंकर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब चाहिए। अब देखो कब की बात चल रही है, ये हिस्ट्री की बात चल रही है यानी कि पास्ट, तो क्या प्रेजेंट आ सकता है? देखो डिराइड करने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। इनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या रेशनल थॉट का, रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, मजाक उड़ाएंगे? द आंसर इज नो। क्या क्रिटिसाइज करेंगे? आपको अगर नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, द आंसर इज नो। क्या वो डिफेंड करेंगे? वो तो बात सही है कि डिफेंड करेंगे, लेकिन मेरे भाई ये तो पास्ट है ही नहीं, ये तो प्रेजेंट है। डिफेंड तो फर्स्ट फॉर्म है, हमें तो पास्ट चाहिए था, सब कुछ पास्ट में चल रहा है। फॉर्मुलाइज्ड आपका पास्ट में है, रिगार्डेड मतलब हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री की बात चल रही है ना। तो इसका मतलब है कि चैंपियनड यानी कि उन्होंने इसको प्रमोट किया, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। किस रूप में? द पाथवे, की यही रास्ता है। किस चीज का रास्ता है? नॉलेज एंड फ्रीडम का। लॉजिकल थिंकिंग इज द पाथवे टू नॉलेज एंड फ्रीडम, यही उन्होंने बताया, ठीक है। देखो आगे, आगे देखेंगे। मॉडर्न साइंस, जो आज की डेट की साइंस है, एंड टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है, कॉन्टिन्यू टू डिपेंड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, वो आज भी इन प्रिंसिपल्स पे डिपेंडेंट है, वो आज भी इन पे ही डिपेंड करते हैं। फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से लेके टू मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस तक हर जगह साइंस और टेक्नोलॉजी किस पे डिपेंडेंट है? लॉजिकल थिंकिंग पे। अगर आपको लगता है ना कि एआई ऐसे ही बन गया है, या आपको लगता है कि कंप्यूटर इतना फास्ट आंसर कैसे कर देता है, ये मशीन्स हैं, मशीन के बेस पे आंसर करते हैं, बट इनको जो डिजाइन किया गया है ना, उसके पीछे भी लॉजिकल थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया गया है, ठीक है। सो लॉजिकल थिंकिंग इज एवरीथिंग। मेरे भाई आपको बहुत जरूरी है समझना। और ये पैसेज मैंने आज की डेट में सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ इलॉजिकल पीपल। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप ये आपके 18, 19, 20, 22, 25 साल की उम्र में, इफ यू कैन नॉट थिंक लॉजिकली, यू आर बिहाइंड इन द रेस, आप उस रेस में बहुत पीछे हैं। यू नीड टू थिंक लॉजिकली। आपको पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि एक सर्टेन एग्जाम है, उस एग्जाम में सर्टेन मार्क्स आपको लाने हैं। सबसे बड़ा एग्जाम आपका जीवन है, और उस जीवन में अगर आप मार्क्स नहीं ला पाए, अगर उस जीवन में आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाए, अगर उस जीवन में आप स्कोर नहीं कर पाए, तो एक सर्टेन एग्जाम में स्कोर करके कोई तीर नहीं मार लोगे। हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स निकालने के बाद भी जीवन में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इवन मतलब अपनी जान तक दे देते हैं लास्ट में जाके। बिकॉज सबसे बड़ा एग्जाम तो जीवन है। अगर उस एग्जाम में हमें एक्सेल करना है, अगर उस एग्जाम में हमें टॉप करना है, तो उसके लिए जो एक फर्स्ट नीड है वो है आपका लॉजिकल होना। आपके घरों में, आपके परिवारों में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पुरानी मान्यताओं को मानते हो, और मान्यताओं का हमें सम्मान करना चाहिए सब कुछ, लेकिन हमें हर चीज के पीछे के उस लॉजिक को ढूंढने का, उस लॉजिक को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। बिकॉज एक स्टूडेंट के रूप में, या मेरे लिए मैं कहूँ तो एक टीचर के रूप में, अगर मैं एक टीचर के रूप में लॉजिकली नहीं सोच पाऊंगा, तो मैं आपको कैसे सिखा पाऊंगा, मैं आपको आगे कैसे बढ़ा पाऊंगा? अगर आप अपने परिवार में, क्योंकि किसी भी परिवार में युवा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप एक युवा के रूप में लॉजिकली नहीं सोच पाओगे, तो उस परिवार को आप कैसे आगे बढ़ा पाओगे, कैसे आगे चल पाओगे? आप ये तो समझते हैं कि पुराने टाइम से लेके और अब तक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं, दुनिया आगे बढ़ी है। हमेशा आदमी यही तो कहता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। आप पीछे क्यों रह सकते हो? अगर आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी मान्यताओं पर बहुत ज्यादा अड़िग हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उनके दिल नहीं तोड़ने, उनके दिल नहीं दुखाने हैं, लॉजिकली ऐसे रास्ते निकालने हैं जिन रास्तों को पे आप और आपका पूरा परिवार आगे बढ़ पाए। एंड वो सब तभी पॉसिबल होगा जब आप लॉजिकली सोचोगे, बिकॉज आप अपने परिवार को आगे ले जाने वाले हो। आप अपनी पिछली पीढ़ी, और जो आप वाली पीढ़ी है, और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी, आप उसका भविष्य डिसाइड करने वाले हो कि वो क्या करने वाली है। और आप खुद लॉजिकल नहीं होगे तो आप क्या ठाक भविष्य डिसाइड करोगे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लॉजिकल हो, ठीक है। आगे देखो भाई, टुडे डैश रिसर्चर्स इवन स्टडी हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस एविडेंस एंड व्हाई पीपल समटाइम्स फेल टू रीजन लॉजिकली। आज बहुत सारे रिसर्चर्स, अब कैसे रिसर्चर्स हैं इसका ऑप्शन है, ठीक है।
इवन स्टडी, वो आज भी स्टडी करते हैं कि हाउ, यानी कि कैसे जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है एविडेंस को, और क्यों लोग अक्सर करके फेल हो जाते हैं सोचने में लॉजिकली, क्यों आखिरकार लोग लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। अब कैसे रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं भाई, जो माइंड पे स्टडी कर रहा है तो वो कौन से वाले रिसर्चर्स होंगे? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर कॉग्निटिव, अभी स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया था मैं आपको, यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा था ना कॉग्निटिव, कॉमन कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव मतलब रिलेटेड टू माइंड। अब वो रिसर्चर्स जो माइंड पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन से रिसर्चर्स होंगे? कॉग्निटिव रिसर्चर्स। सिंपल है, ये होता है एक कैसुएस्टिक। का मतलब क्या होता है? कैसुएस्टिक आपका होता है एक ऐसा पर्सन जो क्लेवर तरीके से चीज़ों को यूज करता है, बट वो चीज़ें इलॉजिकल होती है। मतलब चालाक तो बहुत है बट लॉजिकल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब दे आर कनिंग, दे आर क्लेवर, बट दे आर नॉट लॉजिकल। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल, लेकिन सिर्फ लॉजिकल की बात नहीं है, यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं जो वो साइंटिस्ट हैं जो माइंड पे रिसर्च करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस एविडेंस एंड वाई पीपल समटाइम्स फेल टू रीजन लॉजिकली। और क्यों अक्सर करके, मतलब कई बार लोग फेल हो जाते हैं, रीजन नहीं निकाल पाते हैं लॉजिकली। लॉजिकल थिंकिंग वर्क्स बिकॉज, लॉजिकल थिंकिंग काम करती है, क्यों काम करती है? बिकॉज, क्योंकि इट फोर्सेस अस, ये हमें फोर्स करती है टू क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करने के लिए फोर्स करती है। वेग एविडेंस, एविडेंस को बेसिकली केयरफुली वेग करने के लिए फोर्स करती है। और क्वेश्चन करना हमारे अपने अजम्पशंस को, इसके लिए फोर्स करती है। इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग आपकी वर्क करती है। इन इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ मेंटल एरर चेकिंग सिस्टम। और इस वजह से ये जो लॉजिकल थिंकिंग है ये एक्ट करती है एज अ मेंटल एरर चेकिंग सिस्टम। जब भी आप कोई डिसीजन लोगे एंड इफ यू थिंक लॉजिकली, तो आपका माइंड कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि ये जो डिसीजन तुमने लिया है ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों गलत है, इसके क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होंगे, क्या इसके शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होंगे, ये मुझे कैसे प्रभावित करेगा, ये मेरे घर वालों को कैसे प्रभावित करेगा, अगर यही काम जो मैं कर रहा हूँ कल को मेरे मम्मी को, मेरे पापा को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। ये हर एक चीज अगर कोई व्यक्ति लॉजिकल सोचता है तो उसके दिमाग में आएंगी। बट अगर इफ यू आर नॉट लॉजिकल तो इन चीजों से आपका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। पहाड़ में जाए मम्मी, पहाड़ में जाए पापा, हमको क्या मतलब? दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस। एक व्यक्ति जब लॉजिकल सोचता है और एक नहीं सोचता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ मेंटल एरर चेकिंग सिस्टम, कि भैया ये डिसीजन ले तो रहा हूं, कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो ऐसे सिस्टम के रूप में काम करता है। दैट स्लोज डाउन स्नैप जजमेंट्स। और ये अक्सर करके स्नैप जजमेंट्स का मतलब है जो तुरंत लिए जाते हैं ना, अचानक से लिए गए डिसीजंस होते हैं, ऐसे डिसीजंस को ये स्लो कर देता है। एंड रिप्लेसेस देम, और अक्सर करके उनको रिप्लेस कर देता है विथ थॉटफुल एनालिसिस, और थॉटफुल एनालिसिस को ले आता है वहां पे। ठीक है, येट फिर भी लॉजिक इज नॉट मीन्ड टू रिप्लेस इमोशन और क्रिएटिविटी। लेकिन फिर भी ये मत समझना कि सिर्फ लॉजिकल रहना है, यू नीड टू बी क्रिएटिव। एंड क्रिएटिविटी एंड लॉजिक दोनों एक दूसरे के रास्ते में आएंगे। जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करोगे तो वो एक ऐसा काम होगा, क्रिएटिव होने का मतलब ये है कि कोई चीज जो पहले नहीं हुई है और हमें अब करनी है। और जब भी आप क्रिएटिव होंगे तो कुछ नया बनाएंगे, और जब भी नया बनाएंगे तो लॉजिक एक बार को आपको स्लो डाउन करेगा कि रुक जा बेटा, ये चीज अगर कोई और नहीं बना पाया तो तू कैसे बना रहा है, किसी और ने ये नहीं किया तो तू कैसे कर रहा है। तो हमें लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, बट जो हमारी इंट्यूशन होती है समटाइम्स, या हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, हमें उसको खत्म नहीं करना है, हमें उसको रिप्लेस नहीं करना है। हमें इन दोनों चीज़ों का ना एक मिश्रण चाहिए, जहाँ पर लॉजिक भी हो, क्रिएटिविटी भी हो, जो आपका इंट्यूशन है वो भी आपके पास हो। ठीक है, सो येट लॉजिक इज नॉट मीन्ड, फिर भी लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि ये रिप्लेस कर दे इमोशन को या क्रिएटिविटी को। कई बार जब लोग ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं ना, तो वो अक्सर करके इमोशंस उनके अंदर कम हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक लॉजिकली। बट इवन इफ यू आर लॉजिकल, यू शुड हैव इमोशंस, इमोशंस भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में इंट्यूशन को, इमोशन को, क्रिएटिविटी को और लॉजिक को, इन सब चीज़ों को मिक्स करके जीवन को आगे बढ़ा लिया, बिलीव मी, उसको कोई जीवन में रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है, प्योरली रिजिड रीजनिंग कैन ओवरलुक कॉन्टेक्स्ट।
कई बार अगर प्योरली रिजिड रीजनिंग लगाई जाए, रीजनिंग का मतलब वो रीजनिंग का सब्जेक्ट नहीं है एनालॉजी, और वो रीजनिंग का मतलब है यहाँ पे लॉजिक, प्योरली रिजिड लॉजिक लगाया जाए तो कई बार ये ओवरलुक कर सकता है, इग्नोर कर सकता है कॉन्टेक्स्ट को, वैल्यूज को। हमारे परिवार की वैल्यू सिस्टम है कुछ, अगर आप लॉजिक पे ही चलोगे तो हो सकता है कि आप परिवार के अंदर दरार डाल दो। लॉजिक तो ये कहेगा कि कुछ भी करना अपने लिए कर, परिवार के लिए तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कई बार ये भी हो सकता है। एंड ह्यूमन न्यूएंसेस, और ह्यूमन न्यूएंसेस को भी बेसिकली कई बार ये ओवरलुक कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ऑफन डैश लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन। आपने देखा होगा मोदी जी के लिए बात बहुत कही जाती है कि मोदी जी की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसको ईक्यू हम बोलते हैं, मतलब ईक्यू नहीं, ईआई बोलते हैं एक्चुअली में इसको, जैसे एआई होता है वैसे ही ईआई है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। वैसे इसको ईक्यू भी बोल देते हैं, इमोशनल कोशेंट होता है वहाँ पे इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो जो इनकी ई आई है या ई क्यू है, ये बेसिकली मोदी जी का बहुत तगड़ा बताया जाता है इमोशनल कोशेंट। जो व्यक्ति इमोशंस के साथ खेल सकता है ना दूसरे के जीवन में, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यही यहाँ पे भी कहा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफन डैश लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन, वाइल क्रिएटिव इंसाइट्स समटाइम्स अराइज फ्रॉम इंट्यूशन रेदर देन स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। एक तरफ जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप और कोलैबोरेशन को क्या करता है, आगे बढ़ाएगा। वीकन करना नेगेटिव वर्ड है, अंडरमाइन करना नेगेटिव वर्ड है, हाइटन करना भी नहीं है, ऊंचा नहीं उठाता है, वो स्ट्रेंथन करता है, वो लीडरशिप को और कोलैबोरेशन को और स्ट्रेंथन करता है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास है, ठीक है। तो द मोस्ट इफेक्टिव थिंकर्स, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थिंकर्स हैं, देयर फोर कंबाइन, वो कंबाइन करते हैं रेशनल स्ट्रक्चर को विथ एम्पैथी एंड इमेजिनेशन। उनका कहना है कि एम्पैथी भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन भी होना चाहिए और रेशनल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है। सर आईक्यू क्या होता है, वो इंटेलिजेंस कोसेंट होता है और वो इमोशनल कोसेंट होता है। ईक्यू मतलब, ईक्यू मतलब इमोशनल कोसेंट, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट, कुछ ऐसे करके बनता है ना। देखो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, लॉजिक इज बेस्ट अंडरस्टूड, लॉजिक को बेस्ट अंडरस्टूड किया जा सकता है एज अ प्रैक्टिकल टूल, एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में, रेदर देन एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। इसको एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ना मान के एक प्रैक्टिकल टूल मानना चाहिए हमें, ठीक है। व्हेन वी पॉज टू एग्जामिन एविडेंस, जब हम किसी एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए पॉज लेते हैं, कंसीडर करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, एंड टेस्ट करते हैं अपने कंक्लूजन्स को, वी मेक डिसीजंस, हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं दैट आर, अब देखो डिसीजंस आपका क्या है, डिसीजंस आपका नाउन है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या दोज बन सकता है, नहीं। दीज बन सकता है, नहीं। हु बन सकता है, डिसीजंस के लिए हु नहीं आएगा, दैट आ जाएगा। तो वी मेक डिसीजंस दैट आर मोर कंसिस्टेंट, हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, ज़्यादा फेयर हैं, ज़्यादा रिलायबल हैं। इन अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड, एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो कि भरा हुआ है फिल्ड विथ अनसर्टेनिटी, जो कि अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, कल्टिवेटिंग लॉजिकल हैबिट्स, लॉजिकल हैबिट्स को कल्टिवेट करना मे बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज, ये सबसे सिंपल वेज में से एक तरीका हो सकता है टू थिंक मोर क्लियरली, जिससे कि हम और क्लियरली सोच पाएं, एंड लिव मोर वाइजली, और भी अच्छे से रह पाएं। तो पैसेज कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि थ्रू दीज रीडिंग बूस्टर्स मैं आपके अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ अच्छा इनकलकेट कर पाऊँ, कुछ बेहतर इंसान आपके बनने में मदद कर पाऊँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान खुद ही बना दूंगा, नहीं। सिर्फ आप खुद से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप खुद से सफल इंसान बन सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति जीवन में आपको ना सफल बना सकता है, ना एक अच्छा इंसान बना सकता है। आपकी खुद की आदतें, आपके खुद के कर्म ही आपको बनाएंगे कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। बट रीडिंग बूस्टर्स के थ्रू मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपकी इस जर्नी में मैं एक मीनिंगफुल रोल प्ले कर पाऊँ। आ जाइए, द आर्टिकल साइट्स, ये जो आर्टिकल है साइट करता है रिसर्च शोइंग लॉजिकल थिंकर्स मेक बेटर डिसीजंस प्राइमरली टू। ये आर्टिकल दिखाता है कि जो लॉजिकल थिंकर्स हैं ये अच्छे डिसीजंस लेते हैं, क्यों, और ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है, जिससे कि प्रूव कर पाए कि सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल लॉजिकली सोच सकते हैं। क्या ऐसा कहना चाह रहा था इसने, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल लॉजिकली सोचते हैं।
क्या ये प्रोवाइड कर रहा था एविडेंस जिससे कि सपोर्ट कर पाए उस क्लेम को कि लॉजिक हैज प्रैक्टिकल बेनिफिट्स? कह सकते हैं, क्योंकि इसने शुरुआत में यही प्रूव किया था कि लॉजिक के रियल लाइफ में भी बेनिफिट्स होते हैं, तो दिस इज पॉसिबल, है ना। तीसरा, ये क्या आर्ग्यू करना चाहता था ऑथर जिससे कि ये कहे कि इमोशनल इंटेलिजेंस अननेसेसरी है? नहीं, इसने बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस को भी अच्छा बताया है, इसका मतलब है ये तो गलत है। क्या ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि लॉजिकल थिंकिंग एलिमिनेट कर देता है सारी मिस्टेक्स को? नहीं, इसने कहा है कि अच्छे डिसीजंस लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे डिसीजंस अच्छे होंगे, कुछ गड़बड़ तो आदमी कर ही सकता है, ह्यूमन है तो मिस्टेक होने की चांसेस हमेशा रहेंगे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सब चीजें इसीलिए कही गई हैं जिससे वो एविडेंस देना चाहता था, जिससे सपोर्ट कर पाए इस क्लेम को कि लॉजिक के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं और लॉजिक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ठीक है, देखो आगे। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द आर्टिकल्स मेन आर्ग्यूमेंट? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इस आर्टिकल के मेन आर्ग्यूमेंट को कैप्चर करता है? पहला है लॉजिकल थिंकिंग इज सुपीरियर टू ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ थॉट एंड शुड रिप्लेस इंट्यूशन। मैंने क्या कहा था कि भैया इंट्यूशन भी जरूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है, ये जो आपकी अजम्पशंस होती हैं एक हद तक वो भी जरूरी है, क्रिएटिविटी भी जरूरी है, तो किसी को रिप्लेस नहीं करना है, ऐसे वर्ड्स आपको अक्सर करके अवॉइड करने हैं। दूसरा, लॉजिक इज मेनली यूजफुल इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्या लॉजिक इसीलिए जरूरी है कि मैथ्स में और साइंस में काम आता है? आप कहोगे नहीं, लॉजिक के प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं यही तो बताएं पैसेज में। तीसरा, इमोशनल थिंकिंग इज मोर रिलायबल देन लॉजिक। अब आप कहोगे सर इमोशनल थिंकिंग ज्यादा रिलायबल है, नहीं, उसने कहा है इन दोनों को मिक्स करना ज्यादा रिलायबल है, तो ये भी नहीं बनेगा। लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है, बट वर्क्स बेस्ट, लेकिन ये बढ़िया काम तभी करता है जब इसको बैलेंस किया जाता है इमोशन एंड क्रिएटिविटी के साथ। एकदम करेक्ट बात है डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज में से कौन सी बात को आप इन्फर कर सकते हो? देखिएगा, पहला, पीपल हु रिलाई ऑन इंट्यूशन विल ऑलवेज मेक पुअर डिसीजंस। क्या हमेशा इंट्यूशन से गलत डिसीजंस आते हैं? नहीं, कई बार इंट्यूशन से अच्छे डिसीजंस आते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। लॉजिकल थिंकिंग गारंटी देता है सक्सेस इन एवरी सिचुएशन। लॉजिकल थिंकिंग से हर सिचुएशन में सक्सेस मिलेगी? गारंटी भाई साहब किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी तो इंसान की नहीं है कि आगे जिएगा कि नहीं जिएगा। ट्रेनिंग इन लॉजिकल रीजनिंग कुड पोटेंशियली इंप्रूव रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डेफिनेटली। अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग में ट्रेनिंग दी जाए, लॉजिकली सोचने का ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या आपके रियल लाइफ के डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी? डेफिनेटली इंप्रूव होगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं आपको कुछ लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड चीजें कराऊं? यस, मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूं, बट मैं एक लैंग्वेज आपको पढ़ाता हूं। एंड लैंग्वेज में लास्ट टाइम जब 2022 का पेपर था, आई गेस 2022 और 23 के मेंस के पेपर के टाइम पे, मैंने मेंस के बैच में वो वाले पार्ट पढ़ाया था जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होता है। सो क्रिटिकल थिंकिंग मैंने पढ़ाया था। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग बूस्टर्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊं? चाहते हैं तो बताना एक बार। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज नो रोल इन इफेक्टिव थिंकिंग। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर। इन द सेंटेंस इन इफेक्ट इट एक्ट्स एज अ मेंटल एरर चेकिंग सिस्टम दैट स्लोज डाउन स्नैप जजमेंट्स। व्हाट डज द वर्ड स्नैप? स्नैप का था ना सडन सा कुछ डिसीजन हो। लाउड नहीं कह सकते हैं, सडन कह सकते हैं, एंग्री नहीं कह सकते, केयरफुल नहीं कह सकते हैं, सडन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट लॉजिक? लॉजिक को हिस्ट्री से रिलेट करके बताया था ना। लॉजिकल थिंकिंग वॉज इन्वेंटेड इन 20th सेंचुरी बाई साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि इसको इन्वेंट किया गया था। लॉजिक वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए ही था? मैं तो कहूँगा नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस रिप्लेस्ड लॉजिक ड्यूरिंग इनलाइटनमेंट, ऐसा भी नहीं कहूँगा। एरिस्टोटल फॉर्मुलाइज्ड रूल्स ऑफ रीजनिंग दैट इन्फ्लुएंस थॉट फॉर सेंचुरीज, एकदम करेक्ट आंसर है। एरिस्टोटल ने फॉर्मुलाइज करे थे इसके रूल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। Now, the last question is identify the underlined part of the sentence, given sentence. When we pause to examine evidence, अब when से शुरू हुआ है तो क्या है? when एक कंजंक्शन है और when से बनने वाली क्लॉज क्या, when क्या है? क्लॉज बनाएगा। टाइम का कंजंक्शन है तो टाइम की क्लॉज बनाएगा। नाउन क्लॉज होती है? नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज होती है? नहीं। एडवर्बियल क्लॉज होती है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और कंडीशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द पैसेज। आपने पैसेज को ज़रूर इंजॉय करा होगा। एंड
यू मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रूटफुल, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग यूजफुल। कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ बढ़िया सीखा होगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है, बढ़िया सीखा है, तो आपके जो भी जानने वाले पहचानने वाले सब लोग होते हैं, आप उनसे भी कहें कि पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें, जिससे समझ आता है उससे अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको मेरे से अच्छे से समझ आता है तो आई एम श्योर कि आपके जो जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं वो भी मेरे से अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आप अपनी लाइब्रेरी में, आपके आसपास के जो लोग हैं, अपने रिश्तेदार, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकमेंड करें कि आप एक बार प्रशांत सर से पढ़ के देखिए इंग्लिश। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।